हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सीडीपी अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें पर्सनालिटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें लास्ट सेशन में हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उसको कंप्लीट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी और आज के सेशन में हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला और इंपॉर्टेंट थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगी हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। इनका संबंध कहां से है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से इनका संबंध है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को ही स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक, फादर ऑफ ड्रीम एनालिसिस मेथड कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए, मन की अवस्थाओं के जनक भी इनको कहा जाता है। मन की कौन सी अवस्थाएं? जो चेतन अवस्था है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जिन्होंने बताया है, मन की अवस्थाएं जो बताई है वो भी कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है। इसके अलावा व्यक्तित्व के 3 तत्व बताए हैं या व्यक्तित्व में जो पर्सनालिटी बताई है, इनके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी होती है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग वो कौन सी होती है? इड, ईगो और सुपर ईगो पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने बताया है। तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं स्लाइड के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो सीरीज है ये पसंद आ रही है और आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप में से अगर कोई चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको आने वाली जो वीडियो सीरीज है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आपके सामने ये रही पहली स्लाइड, व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहली थ्योरी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, क्लासिकी थ्योरी जिसको हम कहते हैं, या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको पहले भी बताया है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म कब हुआ? 6 मई 1856 को हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 23 सितंबर 1939 को हुई। इनका संबंध कहां से है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से संबंधित है। हम पहले भी इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने मन की जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, दशाएं बताई हैं, वो कौन सी है? तो पहली अवस्था आप देखिए, चेतन मन। चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का जो पार्ट होता है हमारे शरीर में वो कितना होता है हमारे मस्तिष्क में अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड? तो वो होता है 1/10, 1/10 भाग। 100% में से अगर परसेंटेज की बात की जाए तो केवल 10% जो भाग होता है वो कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन होता है। और चेतन मन में क्या चीजें होती है? मस्तिष्क की जागृत अवस्था में जो भी चीज हम करते हैं वो चेतन मन का भाग या कॉन्शियस माइंड का पार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने जो सेशन डिलीवर कर रहा हूं, आपके सामने जो चीजें लेक्चर है वो मैं आपको जो बता रहा हूं, ये क्या है? मेरे मन की या मेरे माइंड की कौन सी अवस्था है? चेतन अवस्था है। कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूं। इसके अलावा आप देख रहे हैं वो भी कैसी अवस्था? आपकी जागृत अवस्था है। और आप किसी से तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, कुछ भी चीजों का डिस्कशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो वो आपके मन की कौन सी अवस्था होती है? कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन होता है। दूसरी जो अवस्था है वो आप देख पा रहे होंगे अचेतन मन, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहेंगे। और ये हमारे माइंड का कितना पार्ट होता है? तो 9/10, 9/10 भाग होता है। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो ये 90% भाग होता है। इसमें क्या होता है? हमारी जो कटु अनुभूतियां हैं, हमारी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, साथ ही दुखद बातें, दुखद बातों की अगर बात की जाए तो बैड थिंग्स हो गई है ना, कोई भी आपकी स्टोरो वाली कोई भी बातें हो सकती हैं, पुरानी कोई स्टोरी हो सकती है। और इसके अलावा दमित इच्छाओं का भंडार भी किसे कहा जाता है? अचेतन मन को कहा जाता है। दमित इच्छाओं के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने विशेष जिक्र किया है। उनके अनुसार जो दमित इच्छाएं है वो कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा उन्होंने जिस पर फोकस किया है वो है एक लिबिडो वर्ड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और लिबिडो जो वर्ड है वो सेक्सुअल अर्ज, कामुकता से संबंधित है।
तो कामेच्छा से संबंधित या सेक्सुअल इंटरकोर्स से संबंधित जो इच्छाएं हैं उनको सबसे अधिक ऊपर रखा गया है दमित इच्छाओं के भंडार गृह में। किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। अगर बात की जाए तीसरा जो इसमें आप पार्ट देख रहे हैं, तीसरा जो भाग है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन का मतलब सबकॉन्शियस माइंड, और इसका कितना भाग होता है? तो इसका 0 भाग होता है, इसका 0% पार्ट हम कह सकते हैं। और ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल, याद की हुई बातों को भूल जाना, किसी चीज के बारे में बात करते करते अटक जाना, हकलाना आदि किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? अर्धचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, इसमें मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको कहीं मार्केट जाना है और आप बाइक से या स्कूटी से जा रहे हैं और आपने स्कूटी की की उठाई, लेकिन आप भूल गए कि आपने की उठा ली और आप ढूंढ रहे हैं कि की मैंने कहां रखी, बाइक की स्कूटी की कहां रखी, और फिर आपको ध्यान आता है कि ओहो, की तो मैंने खुद की पॉकेट में रखी हुई है। तो ये आपकी ये जो घटना है ये किस माइंड का पार्ट है? तो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। इसके अलावा हम कोई बात कर रहे होते हैं और बात करते करते अगर बीच में अटक जाते हैं तो वो भी क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। याद की हुई बातों को भूल जाना, ये भी क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूं। मान लीजिए आप 3 दोस्त आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और आपको उनकी बात सुनकर कोई बीच में एक बात याद आ जाती है और आप उनको बीच में इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं और टोकते हुए बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, लेकिन वो अपनी बातों में इतने मशगूल हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं और कुछ देरी के बाद आपसे पूछते हैं कि हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे आप? तो आप कहते हैं कि मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है कि वो बात क्या थी। तो ये जो घटना घटित हुई है ये आपके माइंड के कौन से पार्ट में हुई है? तो सबकॉन्शियस पार्ट में ये घटना घटित हुई है। ठीक है, हकलाना बोलते बोलते जब हम किसी वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन ना करके और कुछ गलत ही बोल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? हकलाना। ये भी हमारी माइंड के कौन से पार्ट में होता है? सबकॉन्शियस पार्ट में होता है, अर्धचेतन मन में होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने मन की 3 अवस्थाओं का जो तुलना की है वो किसके साथ की है? तो इन्होंने इसकी तुलना बर्फ की चट्टान के साथ की। बर्फ की चट्टान, बर्फ की चट्टान के साथ इन्होंने तुलना की। और वो किस तरीके से की? तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं। मान लीजिए ये एक बर्फ की चट्टान है, तो बर्फ की चट्टान है और यहां पर ये पानी के अंदर डूबी हुई है, तो इसका 9/10 9/10 भाग, इसको आप 90% भाग भी कह सकते हैं। ये तो क्या है? पानी में डूबा हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो ये कितना है? 10% भाग या 1/10 भाग, ये क्या है? पानी से बाहर है। और ये जो लाइन है जो पानी की जो लेयर का काम कर रही है ना, इसको इन्होंने क्या कहा है? अर्धचेतन मन। तो देखिए ये तो क्या हो गया? चेतन मन, ये क्या हो गया? अचेतन मन। और जो लेयर का काम कर रहा है ना, जो एक बाउंड्री का काम कर रहा है, कौन? ये पानी की जो बीच की है, जिसका कोई भाग ही नहीं है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर तो क्या है? बाहर की बर्फ हो गई और ठीक नीचे क्या है? जो बर्फ की चट्टान है डूबी हुई है। इसको इन्होंने क्या कहा? चेतन भाग। इसको क्या कहा? अचेतन भाग। और ये क्या हो गया? सबकॉन्शियस जो माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड का भाग कहां है? 0% है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने मन की जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, इनकी अवस्थाओं को इन्होंने किसके साथ तुलना की? इन अवस्थाओं को बर्फ की चट्टान के साथ इन्होंने तुलना की। और बर्फ की चट्टान में जो बर्फ का जो ऊपरी भाग होता है, जो पानी के ऊपर तैरने वाला भाग होता है, इसको इन्होंने क्या कहा है? चेतन मन कहा है। और जो डूबा हुआ भाग है बर्फ का, उसको इन्होंने क्या कहा है? अचेतन मन। और जो बीच में लेयर का काम कर रहा है उसको क्या कहा इन्होंने? सबकॉन्शियस या अर्धचेतन मन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनके अकॉर्डिंग बताई गई जो व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से अवस्थाएं बताई गई है 3, जो कि मैंने आपको बताई थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसके बारे में हमें बात करनी है। ये अवस्था इन्होंने कब बताई? 1923 में। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व 3 तत्वों से निर्मित होता है। इनके अकॉर्डिंग 3 तत्व कौन से हैं? ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो पहली पर्सनालिटी, ईड पर्सनालिटी के बारे में हम देखते हैं। ये पर्सनालिटी सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। पशु प्रवृत्ति और अचेतन मन का राजा इसको कहा गया है, अर्थात दमित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला इसको कहा गया है। तो जो ईड पर्सनालिटी है, जिसके ऊपर ईड हावी होता है, वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित प्रवृत्ति वाला होता है। पशु प्रवृत्ति वास्तविक प्रवृत्ति का
इसको कहा जाता है, अचेतन मन का राजा कहा जाता है और दमित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है इन पर्सनालिटी को। दूसरी आप देख पा रहे होंगे ईगो, अहम, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है और चेतन मन का राजा या स्वामी इसको कहा जाता है। जो ईगो पर्सनालिटी है, ये ईगो पर्सनालिटी अगर हम करें तो ये वास्तविकता पर आधारित है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं तीसरा पॉइंट, सुपर ईगो, परम अहम, अदम नहीं है ये, अहम, परम अहम पर्सनालिटी की अगर बात करें तो ये आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। और आदर्शवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको कुछ एक एग्जांपल से बता देता हूं जिससे आप समझ पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, तो आपको जैसे महात्मा गांधी का मैंने नाम लिया तो यहां पर जैसे ही आपको कहा जाए कि सत्य अहिंसा के पुजारी कौन थे तो आपके माइंड में महात्मा गांधी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्य अहिंसा के बारे में जो सिद्धांत सबसे अधिक जिन पर फोकस किया या बल दिया वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो किस में आते हैं? सुपर ईगो में आते हैं। ईगो में कौन आते हैं? तो ईगो में जो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, हम सभी लोग जो सोच समझकर कार्य करते हैं और समायोजित व्यक्तित्व वाले धनी होते हैं वो किस में आते हैं? ईगो पर्सनालिटी में आते हैं। इड में कौन आते हैं? तो इड पर्सनालिटी को आप उन लोगों के साथ जोड़ सकते हैं जिन्होंने कोई भी गलत कार्य किए हुए हैं, जैसे कि रेपिस्ट हो गए, है ना, कोई मर्डरर हो गए या समाज से अस्वीकृत व्यक्ति हो गए, ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हो गए, वो किस में आएंगे? ईड पर्सनालिटी में आएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये तीनों की तीनों पर्सनालिटी है, मैं बता देता हूं, उस एग्जांपल से आपको ध्यान हो जाएगा कि तीनों पर्सनालिटी में क्या अंतर है। देखिए, मान लीजिए कोई एक सुनसान इलाका है, उस सुनसान इलाके से एक लड़की पैदल पैदल कहीं पर जा रही है सड़क के साथ साथ, और जंगल वाला इलाका है, सुनसान आप समझ सकते हैं, और उस लड़की के पीछे एक लड़का चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो दमित इच्छाएं हैं, दमित इच्छाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग दमित इच्छाओं में जो सबसे अधिक ऊपर है वो कौन सी है? तो वो है सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल इंटरकोर्स से संबंधित कम इच्छाओं की अगर हम बात करें तो उनको सबसे अधिक महत्व दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। वो जो इच्छाएं हैं उनसे आप इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। तो जो लड़की जा रही है उसका एक लड़का पीछा कर रहा है, ठीक है, और जैसे वो सुनसान इलाके को देखता है उस लड़के के मन में जो दमित इच्छा है वो जागृत हो जाती है और लड़का चाहता है कि अब सुनसान इलाका है, मौका है, अपनी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब उसमें राक्षसी प्रवृत्ति, जो पशु प्रवृत्ति है, वो जागृत हो गई है। उसमें इड जो है वो अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर चुका है, इड उसका एक्टिव हो चुका है। अब जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचता है और वो कार्य को अंजाम देने वाला ही होता है, वो आसपास चारों तरफ देखता है एक बार और उसको कोई दूर लोग नजर आ जाते हैं या कोई जानवर या कोई भी ऐसी चीज नजर आ जाती है जिससे एकदम से वो रुक जाता है और वो सोचता है कि ओह, मैं क्या करने वाला था, मैं तो बहुत गलत करने वाला था, ये कैसे सोच सकता हूं मैं। तो अब उसके ऊपर संतुलन किसने बना लिया, उसको रोक किसने दिया? तो उस पर हावी हो रहा है ईगो, अहम ने उसको रोक लिया, कंट्रोल कर लिया उसको, ठीक है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो अब वो अपने आप को कोसता है और मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे संस्कार इतने घटिया कैसे हो सकते हैं, मैं किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं। वो लड़की, उस लड़की की जगह मेरी सिस्टर, मेरी बहन भी तो हो सकती थी। तो अपने आप को ही धिक्कारने लगता है, पछतावा करने लगता है। तो अब उस पर कौन सी पर्सनालिटी हावी हो गई है? तो सुपर ईगो पर्सनालिटी हावी हो गई है। आपको यह ध्यान रखना है, इड और सुपर ईगो के बीच जो कड़ी का कार्य करता है, संतुलन का कार्य करता है, समायोजन का कार्य करता है, सामंजस्य का कार्य करता है, तालमेल का कार्य करता है, वो कौन है? ईगो पर्सनालिटी है, ईगो। तो आपको यहां पर 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। अचेतन मन का राजा कौन होता है? तो अचेतन मन का राजा होता है इड, और चेतन मन का राजा कौन होता है? ईगो। अगर बात की जाए अचेतन और चेतन के बारे में हमें पता चली गया, लेकिन सुपर ईगो की अगर बात की जाए तो इस पर क्या होता है? अर्ध चेतन मन का आधिपत्य होता है कुछ हद तक, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की। तो सिगमंड फ्रॉइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत ऑलपोर्ट ने भी दिया है, उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहां पर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो इनकी जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, मूल प्रवृत्तियां इन्होंने जो बताई है वो भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं।
तो जो दो मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है उनमें पहली कौन सी है, जीवन, जिसको इरोज या जिजीविसा के नाम से जाना जाता है। ये निर्माणकारी है या जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाली प्रवृत्ति होती है। पॉजिटिव इसको आप कह सकते हैं प्रवृत्ति, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेट आप इसको कह सकते हैं। और अगर बात की जाए दूसरी प्रवृत्ति कौन सी है, मृत्यु, नाम से ही पता चल रहा है, थैनेटोस, ममूर्षा, ये क्या है, विध्वंसकारी या मृत्युकारी या किसी चीज को नष्ट करने पर बल देने वाली प्रवृत्ति। तो इनको याद कैसे रखेंगे, तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो इरोज है वो कई बार हिंदी में इस तरीके से भी लिखकर आ जाता है, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको देखो कैसे याद रखेंगे। इरोज से आप हीरोज याद रख लो। हीरोज कौन होते हैं, तो आपने मूवी देखी होंगी बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड की, इनमें कोई ना कोई एक हीरो अभिनेता होता है जो कि पूरी की पूरी फिल्म में मुख्य भूमिका में होता है और कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करता है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाला। फॉर एग्जाम्पल हम एक मूवी की बात करते हैं, भाग मिल्खा सिंह भाग। अब भाग मिल्खा सिंह भाग में जो फरहान अख्तर ने जो मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई है, उसमें कहीं ना कहीं हमें वो मोटिवेट ही तो कर रहे हैं जीवन जीने के लिए कि किस प्रकार से स्ट्रगल किया जा सकता है लाइफ में। तो ये सब चीजें हैं वो क्या हो गई, जीवन निर्माणकारी या जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाली। तो इसको आप हीरोज से ध्यान रख सकते हैं, हीरोज तो जीवन जीने वाली प्रवृत्ति जिजीविसा या निर्माणकारी प्रवृत्ति होती है। दूसरी मृत्युकारी या ममूर्षा, थैनेटोस, इसको आप कह सकते हैं विध्वंसकारी। तो विध्वंसकारी जो प्रवृत्ति है इसमें एक हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है, हॉलीवुड की कौन सी मूवी है, एडवेंचर है या कौन सी सुपर हीरो टाइप की एक मूवी आई थी जिसमें थैनेटोस मृत्यु का देवता होता है। अगर किसी ने वो मूवी देखी है, तो नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं है, थैनेटोस, इसको आप याद रखिए कि ममूर्षा मृत्यु जो जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की बजाय जीवन को क्या कर दे, गर्त में ही डाल दे या क्या कर दे, नेगेटिव थॉट्स की ओर धकेल दे, तो वो किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, विध्वंसकारी मृत्युकारी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आई होप आपको ये ध्यान रहेगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। एक वर्ड है, कुछ एक वर्ड के बारे में हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, स्वयं, सेल्फ लव, ठीक है, तो नार्सिसिज्म इसका नाम दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। जीन पियाजे जिसको आत्म केंद्रिता कहते हैं, उसी को सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं, स्वयं, सेल्फ लव, नार्सिसिज्म। जो नार्सिसिज्म है ये एक बालक की कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। इसका मतलब नार्सिसिज्म का, सेल्फ लव का मतलब होता है केवल अपने आप के बारे में ही, चीजों के बारे में सोचना, जैसे मिरर को देखना और अपने ही बारे में सोचना कि मैं ही बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत गुड लुकिंग हूं, बहुत सुंदर हूं, कुछ भी, मतलब किसी भी चीज को आप जोड़ सकते हैं। अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचना, अपने आप को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर सोचना और किसी और को कुछ भी ना समझना, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार की जो थॉट प्रोसेस होती है, उसको सिगमंड फ्रॉइड ने सेल्फ लव, स्वयं हो या नार्सिसिज्म का नाम दिया है। एक बालक की कहानी के द्वारा समझने का मतलब यहां पर है कि एक जो छोटा बच्चा होता है जिसके 5 से 6 साल है, तो एक बालक है वो अपने आप को ही क्या समझता है, अपने आप को इन्वायरमेंट का सबसे मेन लीड रोल में समझता है, हीरो समझता है। उसको औरों से कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है, अपनी चीजें उसको मिलनी चाहिए, खिलौना है, जो कुछ भी है, तो वो अपने आप पर ही केंद्रित होता है, अपने आप से सबसे अधिक लव करने वाली प्रबलता उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट जो वर्ड है आप ध्यान से देखिए, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार लड़कों में कौन सी, ऑडिपस वर्ड को ध्यान दीजिए, ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वे अपनी मां से अधिक प्रेम करेंगे या किसी भी लड़के जो होते हैं वो अदर जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति अधिक अट्रैक्ट होंगे, इसको यूं भी कह सकते हैं। वो किस ग्रंथि के कारण हो रहा है, ऑडिपस ग्रंथि के कारण। कैसे याद रखेंगे, तो अब आप देखो, अगर किसी लड़के को आपको बुलाना है तो लोकल लैंग्वेज में, देहाती में हम क्या बोलते हैं, ओए 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 बोलते हैं ना, तो ओए का मतलब, ओ से आपको ध्यान रहेगा, ओडिपस, ओडिपस ग्लैंड, ओडिपस जो ग्रंथि है वो किसमें पाई जाती है, लड़कों में। और ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के किससे अधिक प्रेम करते हैं, अपनी मां से अधिक प्रेम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। अब आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए किसी लड़की को आपको संबोधन करके रोकना है, कोई जा रही है, तो आप क्या कहें, जैसे देहाती की बात की जाए तो उस तरीके से हम बोलते हैं ना कि ए रुको, ठीक है, ए आपने मेरा ये काम नहीं किया, इस तरीके से नहीं बोलते। तो ए से आपको ध्यान क्या रहेगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग
कोई ये मत ले लेना कि किस तरीके से आप बोल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, इस वर्ड के बारे में एक बार जिक्र किया था, लिबिडो। लिबिडो जो है वो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को ही इन्होंने क्या कहा है, लिबिडो कहा है। ये स्वाभाविक प्रकृति होती है और यदि इस प्रकृति का या इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित माल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाता है। और इसी वर्ड को लेकर लिबिडो, जो प्रेम, स्नेह है, काम प्रवृत्ति है, इसी को लेकर सिगमंड फ्रॉइड और उनके एक शिष्य हैं, कौन, तो इनके जो शिष्य रहे हैं जुंग। सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य कौन रहे, जुंग। एडलर है, जुंग है, इनके बीच मतभेद हो जाता है, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज जो है ये अच्छे से समझ आई होगी और इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।